गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सभी का बीए पार्ट सेकंड की ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम संघीय कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे और संघीय कार्यपालिका में हम आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति अर्थात भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान द्वारा संसदीय शासन व्यवस्था को प्रतिपादित किया गया है। संसदीय शासन प्रणाली के अनुरूप ही संघीय कार्यपालिका का स्वरूप निर्धारित किया गया है। संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनी है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था के प्रतिमान के रूप में ही राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष तथा मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं और जो लोकसभा तथा निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब है राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट। संघ की कार्यपालिका के शीर्ष पर भारत का राष्ट्रपति है। संविधान निर्माताओं द्वारा भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में भूमिका की परिकल्पना की गई थी। भारतीय संविधान के अध्याय 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति की पद स्थिति, निर्वाचन प्रक्रिया, पदावधि आदि का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद 53 उत्बंधित करता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका उपयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अर्थात भारत का जो राष्ट्रपति है वह नाम मात्र का प्रधान है और वास्तविक कार्यपालिका जो शक्ति है वह मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री में निहित होती है और हम राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करता है। अब है राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएं या योग्यताएं। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार वही व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र है जो नंबर 1 भारत का नागरिक हो, नंबर 2 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, नंबर 3 लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की अर्हताएं या योग्यताएं रखता हो, नंबर 4 भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन या इन दोनों सरकारों में से किसी से नियंत्रित स्थानीय या अन्य पदाधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण न किया हो, अर्थात भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 58(2) में उपबंधित किया गया है कि भारत संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल, संघ एवं राज्यों के मंत्रियों के पदों को लाभ का पद न मानते हुए उन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचन में उम्मीदवार के लिए योग्य माना गया है। किसी उम्मीदवार के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने पर उसे उस पद के अतिरिक्त अन्य पद को रिक्त करना होगा। अर्थात राष्ट्रपति बनने से पूर्व कोई व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल या किसी राज्य में मंत्री के या संघ में कोई मंत्री हो सकता है, लेकिन जैसे ही वह राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाता है तो उसको उस पूर्व पद को छोड़ना होता है। नंबर 6 अनुच्छेद 59 में ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति न तो संसद के किसी सदन या न ही किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का सदस्य होगा। यदि ऐसे किसी सदन का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो वह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तिथि से रिक्त कर दिया है। अर्थात किसी भी संसद के किसी सदन का या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होता है तो उसे राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पूर्व उस पूर्व पद को त्यागना होता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होता है। ये निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति के माध्यम से किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल और निर्वाचन पद्धति का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और 70वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। अर्थात इस राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है और उस निर्वाचक मंडल में संसद के
दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं और संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अब है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ये चुनाव गुप्त मतपत्र द्वारा होता है और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक सदस्य के मतों का मूल्य निकालने का सूत्र इस प्रकार है। किसी राज्य की विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य बराबर दिए गए मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1। संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों का मूल्य निकालने का सूत्र है समस्त राज्यों की विधानसभाओं के कुल सदस्यों के प्राप्त मतों की संख्या का योग बटा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। अर्थात इस सूत्र के द्वारा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों और संसद के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य निकाला जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में ये ध्यान रखा जाता है कि सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मूल्य का निर्धारण करने के लिए एक समान प्रक्रिया अपनाई जाए। इसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कहते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में एकल संक्रमणीय सिद्धांत को अपनाया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि निर्वाचन में एक से अधिक उम्मीदवार हो तो मतदाताओं द्वारा मतदान वरीयता क्रम में दिया जाता है। इसका आशय है कि मतदाता मतदान पत्र में उम्मीदवार के नाम या चुनाव चिन्ह के समक्ष अपनी वरीयता लिखेगा। प्रत्येक मतदाता को उतने मत देने का अधिकार है जितने प्रत्याशियों के नाम मतदान पत्र पर होते हैं। अब प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति की उपलब्धियां, वेतन और पेंशन। संविधान के अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल में उसकी उपलब्धियों में कोई कमी नहीं की जा सकती। सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति को वार्षिक पेंशन प्राप्त होती है। फरवरी 2002 में राष्ट्रपति के जीवित जीवन साथी को आवास और पेंशन देने का निर्णय किया गया है। वर्तमान में राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। उन्मुक्तियां। राष्ट्रपति को कुछ उन्मुक्तियां भी प्रदान की गई है। उनके द्वारा पद के अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए किसी भी कार्य के संबंध में उसके खिलाफ किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जब तक वह राष्ट्रपति के पद पर आसीन है तब तक उसके विरुद्ध किसी भी फौजदारी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति का उस पर किसी प्रकार का दावा हो तो 2 महीने का पूर्व नोटिस देने के बाद ही किसी प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है। अब राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र तथा महाभियोग द्वारा पद रिक्त होने की स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वह 5 वर्ष की संपूर्ण अवधि के लिए होता है, शेष अवधि के लिए नहीं। अर्थात जो भी नया राष्ट्रपति बनेगा वो पूरे 5 साल के लिए ही नियुक्त होगा। महाभियोग। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने का संकल्प संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु महाभियोग का केवल एक ही आधार है जो संविधान के अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है, वह है संविधान का अतिक्रमण। अर्थात संविधान के अतिक्रमण की दशा में ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग का संकल्प प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके बाद उसके 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित आरोप पत्र राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दिया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति को आरोप पत्र दिए जाने के 14 दिन बाद ही सदन में महाभियोग का संकल्प प्रस्तुत किया जा सकता है। जिस सदन में महाभियोग का संकल्प प्रस्तुत किया जाता है उसके सदस्य संख्या में उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित किया जाना चाहिए। जिस सदन में संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसके द्वारा पारित किए जाने के बाद संकल्प दूसरे सदन में भेजा जाएगा और दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए आरोपों की जांच करेगा। दूसरा सदन जब आरोप की जांच कर रहा होता है तब राष्ट्रपति अपने वकील के माध्यम से आरोपों के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा और स्पष्टीकरण देगा। यदि दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों को सही पाता है तथा अपनी संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा
पारित संकल्प का अनुमोदन कर देता है तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही पूर्ण हो जाती है। महाभियोग पारित होने के बाद राष्ट्रपति अपना पद त्यागने के लिए बाध्य हो जाता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने इस कक्षा में देखा कि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो किस तरह से नाम मात्र का पद है, उसके निर्वाचन के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या उसका तरीका है और किस तरह की वेतन और सुविधाएं उसको प्राप्त है और किस तरह से राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। विद्यार्थियों, अगली क्लास में हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्यों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।